नमस्कार साथियों। एक लंबे समय के बाद आपके साथ फिर से हम रूबरू हो रहे हैं O2N SSC चैनल के माध्यम से। दरअसल में विश्वविद्यालय की परीक्षा के शेड्यूल के कारण ये गैप हो गया हमारा, अन्यथा की स्थिति में आपसे संपर्क बना रहता। तो अभी आज के जो वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका मेन पर्पस ये है मेरा कि ये बताना है कि जीएस में भी जो स्टैंडर्ड है एसएससी लेवल का वो कितना बढ़ गया है। तो इसी का एक हमने क्वेश्चन सेट बनाया है जो पिछले कुछ समय से एसएससी के विभिन्न एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ 10+2 MTS में क्वेश्चन पूछे, उसका डिस्कशन यहां शुरू करेंगे। हालांकि जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसका जो लेक्चर्स हमने बनाए हैं सिलेबस के पॉलिटी के संदर्भ में वो ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें बार बार वॉच करते हैं तो आपको परेशानी कम होगी। तो इसी संदर्भ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो संविधान सभा से संबंधित हैं, तो उसका जो पोर्शन रह गया है उसे हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कंप्लीट कर लेंगे। यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए, इनकी बैठकें कितने दिन तक चली। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, दरअसल में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत रेयर कंडीशन में ठीक होता है। ठीक है, जैसे इसमें है 165, आपको इसका कोई तरीका नहीं है बिना रटने के अलावा। ठीक है, 165 दिनों तक ये बैठकें हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने की स्थापना की है किसकी। ये दरअसल में न्यायपालिका से संबंधित है। सॉरी। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मैं इंडियन पॉलिटी के बारे में बता रहा था तो मैंने वहां ये चीजें डिस्कस की थी आपसे कि 3 पोर्शन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम। अब ये जो जुडिशरी सिस्टम है वो इसका पार्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और मैंने ये भी कहा था आपसे ये एक सीसीटीवी की तरह काम करता है, मतलब वॉच करता रहता है। मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम वालों को वॉच करता रहता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जो भारतीय न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रणाली में, सिस्टम में डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक और, यहां एक मैं बताना भूल गया, यहां की जो हमारी जो न्यायपालिका है वो यूनिटरी है, ये भी ध्यान रखना। क्या है? यूनिटरी है। भारत में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये संघात्मक व्यवस्था में है। ठीक है, किसमें है? संघात्मक फेडरल सिस्टम में है। लेकिन हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है वो यूनिटरी सिस्टम है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के संशोधन विशेषता की प्रासंगिकता करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। अब इसमें यह बात कही गई है कि भारतीय संविधान तो बन गया, किताब तो बन गई, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव भी हम कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में 1950 के दशक में जब भारतीय संविधान बना तो इस पर फॉरेन राइटर्स ने बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसी संदर्भ में ये जो बात कही जा रही है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जो एक क्वालिटी है वो यूजफुल तो है लेकिन वो दिखाई कम होती है। मतलब उसकी जो डाइवर्सिटी है या उसकी जो मतलब उपयोगिता है वो बहुत कम है। और उसका एक कारण बताएंगे अभी आगे। इसका जो संबंध है वो है केसी वीयर से। इसका मीनिंग मैं बताऊंगा। केसी वीयर ये कहते हैं कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था बनी है वो अर्धसंघ है, मतलब
जो संघ और प्रांत हैं, कौन है? संघ और प्रांत हैं, इसमें जो पावर है वो संघ की ओर झुकी हुई है। कहीं ना कहीं अगर संसद चाहे तो भारतीय संविधान में मन चाहे परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में केसी वीहर ने विशेषता तो बताया है संविधान संशोधन को, लेकिन एक और बात कह दी थी उन्होंने, अर्ध संघ। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को वो अर्ध संघ भी कह रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो क्वेसी फेडरल किसने कहा है? भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है उसको क्वेसी फेडरल या अर्ध संघ किसके द्वारा कहा गया है? तो वो है केसी वीहर, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। दोहरी नागरिकता, ये नहीं है, ठीक है। कठोर और लचीलापन, दरअसल में हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। इसके साथ यहां स्वतंत्र न्यायपालिका है जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे हम, और वैश्य मताधिकार है। 18 साल से जो ज्यादा की उम्र के बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं वैश्य होते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। किस चीज का? वोट डालने का अधिकार दिया गया है। लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है, एमपी की अलग है और इंडिया की अलग है, नहीं। जो इंडिया का नागरिक है वही उत्तर प्रदेश का नागरिक है, वही एमपी का नागरिक है, ठीक है। ये व्यवस्था यूएसए में है, ठीक है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में गलत हैं? संविधान में प्रधानमंत्री को, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों में घोषणा करने का अधिकार दिया गया है या देता है। समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की नीति है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है। संविधान में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का प्रावधान है। ये क्वेश्चन, ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये पावर है। और कौन सी आर्टिकल है? 352, 356 और 360। ये 3 स्थितियों में, मतलब जब बाहरी देश से आक्रमण हो जाए, युद्ध की स्थिति हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज हो जाए स्टेट में, या फिर फाइनेंशियल चैलेंज आ जाए, इन 3 स्थितियों में आपात स्थितियां घोषित हो सकती हैं। लेकिन वो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं। अभी तो कहा हमने कि सीसीटीवी है, हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है? सीसीटीवी है। क्या है? सीसीटीवी है, मतलब वो स्वतंत्र है एक तरीके से, उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। वो चाहे तो सरकार के हर कार्य की समीक्षा कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषता के विषय में गलत हैं? हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। संघ शब्द कहीं नहीं गया है, ठीक है, यूनियन। और मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में जो संघ कहा गया है वो भारत को कहा गया है या केंद्र सरकार को कहा गया है, ठीक है। और राज्य शब्द का जो यूज हुआ है वो प्रांतों के लिए हुआ है। लेकिन एक बात मैंने आपको स्पष्ट की है एक वीडियो के माध्यम से, कि भारत राज्य है या राष्ट्र है, ये बात ध्यान रखना। ये पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स हैं, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून के द्वारा एक नया राज्य बना सकती है, ठीक है, गलत है। 3 और 4, आर्टिकल 3 और 4 में ये शक्तियां निहित हैं। दूसरा, संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, गलत, केवल राज्य सूची पर बना सकता है, ठीक है। आगे, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, सही है, क्योंकि समवर्ती सूची है ही ऐसी कि जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा?
दूसरा और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये वाला बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई। अब देखना दोनों शब्द लिखे हुए हैं, भारतीय संविधान और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में। इस शब्द को समझेंगे पहले। ये शब्द तो ये कहता है कि पूर्ण रूप से, किससे, पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। किसको लागू किया गया? संविधान को लागू किया गया, ठीक है। ये कह रहा है कि इसी दिन हमने ये निश्चित किया कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हेड ऑफ स्टेट होगा, वो पीपल्स के द्वारा या पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुना जाएगा। दोनों चीजें एक ही दिन हुई हैं, ठीक है। जो 26 जनवरी को आप जो परेड देखते हैं, उस दिन भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उनके सामने प्रस्तुति दी जाती है। उसका मीनिंग ये है कि भारत राजतंत्र देश नहीं है। क्या नहीं है? राजतंत्र देश नहीं है, बल्कि क्या है? गणतंत्र है। अब यहां एक छोटी सी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी। बहुत सारे लोगों को ये डेमोक्रेसी, इसका मीनिंग होता है गणतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र। इसका मीनिंग होता है राजतंत्र, सॉरी, लोकतंत्र। इनमें बेसिक डिफरेंस कई बार नहीं पता होता है हमें। तो रिपब्लिक होता है कि जिस भी स्टेट का हेड ऑफ स्टेट, जो राज्य का मुखिया है, वो या तो सिटीजन या पीपल्स के द्वारा चुना जाए या इनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुना जाए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुना जाए, ठीक है। यहां क्या होता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा चुना जाए? पीपल्स के द्वारा या पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुना जाए। उस परिस्थिति को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। दोनों शब्दों में ध्यान रखना। और ये जो डेट है, ये हमने डेट निश्चित की थी 26 जनवरी 1950। पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। पहला ऑप्शन, राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है, गलत। राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को बढ़ावा देता है, गलत। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, गलत। दरअसल में धर्मनिरपेक्षता जब हम प्रस्तावना पढ़ा रहे थे अपने लेक्चर में, तो मैंने ये कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग ये है कि राज्य और जो रिलीजन है, जो रिलीजियस कंडीशंस हैं और जो स्टेट है, वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट अगर धर्म अमानवीय कार्य करता है, क्या करता है? अमानवीय कार्य करता है या राजद्रोह जैसी कंडीशंस क्रिएट करता है, कैसी? राजद्रोह जैसी, तो उस कंडीशन में स्टेट यहां पर इंटरफेयर करेगा, ठीक है। बेसिकली धर्मनिरपेक्षता का अगर मूलतः शब्द समझें तो यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म से दूरी बनाकर रखेगा, परंतु अगर धर्म के द्वारा कोई भी अमानवीय कृत किया जाता है या फिर राज्य के विरुद्ध कोई ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है, तो राज्य उस धर्म के प्रति एक्शन ले सकता है, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। धर्म निरपेक्षता, निरपेक्षता को ऐसे ही मानेंगे कि गैप है दोनों में। अगर ये दोनों चीजें एक साथ लगी होती तो सापेक्ष हो जाती हैं। क्या हो जाती है? सापेक्ष हो जाती हैं। निरपेक्ष का मीनिंग है गैप है इनके बीच में, ठीक है। ये एक दूसरे की गतिविधि से प्रभावित नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? तो ये कब है? 1949 में।
अब आप देखना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू या उस समय के जो हमारे नेता थे, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्रवादी नेता थे, वो ये चाहते थे कि हम किसी एक भारतीय भाषा को एक्सेप्ट करके अपनी एक आधिकारिक भाषा बनाएं, और इंग्लिश का जो एक माहौल था उससे अलग हटकर देश की ऐसी कोई भाषा लेकर आए जिससे लोग सामान्य गतिविधि में, सामान्य स्वरूप में राज्य के साथ इंटरेक्ट हो सकें। तो इसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन दी गई थी 15 साल की, मतलब 1965 में हिंदी को पूर्ण रूप से पूरे देश में आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया जाना था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे 1962 में चाइना के द्वारा हम पर वॉर थोपी गई, और उस वॉर के बाद 1964 में 64 ये शायद, एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, और उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। और लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए ये घोषित कर दिया कि जो तारीख हमने निश्चित की थी हिंदी को राजभाषा बनाने की, उस तारीख को ही ये राजभाषा घोषित की जाएगी। किंतु तमिलनाडु जैसे स्टेटों में हिंदी का विरोध हुआ, और एक शख्स के द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने से यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया, जिसके कारण हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने की तिथि टालनी पड़ी। ठीक है, तो इसमें सरकार की डिसीजन मेकिंग फेलियर थी, आतुरता दिखाई दी। ठीक है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आज की डेट में भी हम विविधताओं से भरे हैं। देश, दुनिया में जो देश हमारा देश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश, लेकिन अभी तक कोई हम भाषा निश्चित नहीं कर पाए हैं कि किस भाषा में हमारी आधिकारिक भाषा होनी चाहिए या हमारी कॉमन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। बशर्ते इसके क्या हो रहा है कि पंजाबी, मद्रासी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इन भाषाओं की रिजिडता के कारण आपस में डिस्प्यूट शुरू हो गए। मराठी भाषा का भी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसमें कुछ स्थानीय नेता कुछ बैंकर्स पर, जोमेटो वालों पर, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप मराठी में मतलब बात कीजिए। तो ये रिजिडता हमें, जो हमने अखंडता का स्वरूप बनाया, जो संघ बनाया, उसकी विपरीत परिस्थितियों की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो इस पर हमारे जो नेता हैं, हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जब डाइवर्सिटी है तो सबकी लैंग्वेज का सम्मान होना चाहिए, स्पेशल कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय स्वरूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, भारत को क्या कहा, अभी तो बात हो रही थी कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग वही है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये स्टेट है, ये रिलीजन है। ठीक है, एक शब्द, ये धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द आया था, कई बार आपने ये सहिष्णुता, ये शब्द भी सुना होगा। सहिष्णुता का मीनिंग होता है टॉलरेंस। इसी टॉलरेंस की जब बात की गई थी 2014 के आसपास, क्योंकि जब बीजेपी सरकार शासन में आई तो उस समय मॉब लिंचिंग शुरू हो गई, और उस समय ये बात कही गई कि भाई भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, सबकी अपना विश्वास है, अपनी विश्वसनीयता है, सबको अपने ढंग से जीने की आजादी है, तो आप टॉलरेट होने चाहिए, आप में टॉलरेंस होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे के विचारों से सहमति ना हो, लेकिन ये ना हो कि अब सहमति नहीं है कि दूसरे को मॉब लिंचिंग कर देंगे, हम हिंसा करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है, क्रम लिखा है, क्रम सही है। ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यहां कुछ शब्द हैं, जैसे संप्रभु मैंने बताया था, संप्रभु देश वो होते हैं
देश ही वो बनेगा या राष्ट्र राज्य वही बनेगा जो संप्रभु होगा, जिसकी अपनी डिसीजन मेकिंग होगी। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश प्रांत है, राज्य नहीं है। ये एक वीडियो में हम स्पष्ट कर चुके हैं, ध्यान रखना। तो संप्रभु का मीनिंग है संप्रभु देश होना, ठीक है। समाजवादी लोग मतलब कल्याणकारी होना, संसाधनों पर सभी का अधिकार होना। समाजवादी स्वरूप की परिभाषा को ऐसे ही सिंपल वे में समझिए कि संसाधनों पर सभी का अधिकार होना। अब इसकी थ्योरी को पढ़ने लगोगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्र, जहां हेड ऑफ गवर्नमेंट का चुनाव पीपल्स के द्वारा हो। गणतंत्र, जहां पर हेड ऑफ स्टेट का चुनाव पीपल्स के द्वारा या फिर पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हो, ठीक है। तो ये क्रम प्रस्तावना में दिया गया है, पहले संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। 3-4 पेज की पॉलिटी है बस, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर ये आप पढ़ लेंगे, एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, उसका कोई मतलब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको प्रस्तावना, किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है, कहां से कहां तक भाग में अनुच्छेद दिए हुए हैं, और कुछ लगभग 20 अनुच्छेद हैं, वो आपको याद होने चाहिए। 3 पेज में पॉलिटी खत्म हो जाती है एसएससी लेवल पर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं पीसीएस में ऐसा होता होगा, ठीक है। तो यहां हमने, ये हमारे 11 क्वेश्चन थे। ये दरअसल में एक ट्रायल के तौर पर मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया था कि देखते हैं कि कैसा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मीनिंग है कि एसएससी लेवल पर एग्जाम में जीएस का जो लेवल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो रहा है। अब होना भी चाहिए, क्योंकि संख्या, जो कंप्यूटर की संख्या है वो बढ़ रही है, किसी ना किसी तरीके से तो छांटना ही है। सिलेबस वही है, ऐसा ना करें कि अरे नहीं वो फलानी कोचिंग से आ रहा है, वहां नहीं आ रहा है। लूसेंट ही पढ़िए, लेकिन लूसेंट पढ़ने का तरीका बदलिए, ठीक है। तो थैंक यू। हमने जो ये प्रयास किया है इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस जो चैनल बनाया है हमने या ये जो वीडियो बना रहे हैं उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है, ठीक है। या फिर जिन लोगों को एक मेंटेनर की आवश्यकता है, जिनके पास कोई गाइडर नहीं है, गाइड नहीं है, ठीक है। तो वहां तक इन वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक दिशा मिल सके, निर्देशन मिल सके। क्योंकि टीचर के पास केवल दिशा हो सकती है, अर्जुन बनना, कर्ण बनना, भीम बनना आपके हाथ में होता है, ठीक है। थैंक यू।